हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं चैप्टर कौन सा? चैप्टर 11। और चैप्टर 11 में आपको क्या पढ़ना है? बायोटेक्नोलॉजी। क्या चीज? बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेस। तो गाइज इससे पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, बहुत सारे में कितना 2 वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है 2020 एंड 2021 एंड 2020 का टोटल वीडियो आपको 2 मिलेंगे। और ये तीसरा वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, जो उसमें आप पहले देख लोगे तो यहां पर ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो गाइज आज का जो हमारा डिस्कशन होगा 2019 टू 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का 6 ईयर का एनालिसिस हमारा कंप्लीट होगा। तो गाइज बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर इसका आंसर का नाम। तो ये सबसे पहले आपके सामने 2019 का ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। 5 क्वेश्चन है। आप क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लोगे। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। अब क्या करना है? अब वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है एंड देन 1 बाय 1 करके विद एक्सप्लेनेशन हम लोग मैच करेंगे। तो इसका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन में आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इसलिए मैं ज्यादा जल्दी ला रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि आप अगर वो वीडियो देख चुके हो तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा होगा। और क्या कह रहा है कि बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड क्या होगा? प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि बायोरिएक्टर ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? ताकि जो रिकॉम्बिनेंट वाले जीन है बैक्टीरिया के अंदर वो आराम से ग्रो कर सके और उसका प्रोडक्ट हमें मिल सके। तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा गाइस प्रोडक्ट। आई होप सो कि आपका भी आंसर सही बना होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंसर्ट मे बी डन बाय। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन की जब बात आएगी तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आप एक कॉपी जीन को बॉडी से बाहर 2 कॉपी बनाना चाहते हो, 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे केस में आपको क्या कराना होगा? ऐसे केस में आपका एम्प्लीफिकेशन होगा। दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। और ये पॉसिबल है किसके हेल्प से? पीसीआर के हेल्प से, जिसको हम लोगों ने इससे पहले भी नाम दिया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। द राइट आंसर इज पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। क्लियर? चलो अगले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल वी मे यूज। अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है किसी एलियन डीएनए को, कहां? होस्ट सेल के अंदर, मतलब जिस सेल के अंदर डालना है उसके बारे में कह रहा, तो आप किसका यूज करेंगे? जीन गन, ये भी सही है। माइक्रोपिपेट, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। मैं आपको बता दूं जीन गन क्या होता है। सबसे पहले एक गन लिया जाता है जिसमें हीलियम का प्रेशर बनाया जाता है। उस गन में गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं और उस गोल्ड पार्टिकल्स के साथ ऐड कर दिया जाता है हमारे एलियन छोटे छोटे जीन को, जिसको हमको सेल के अंदर डालना है, और इसका बॉम्बार्ड करा दिया जाता है। लेकिन ये अप्लाई होता है प्लांट सेल में। क्यों? जीन गन कैन बी यूज्ड इन प्लांट सेल। अगला है माइक्रोपिपेट। इससे भी हम अपने एलियन डीएनए को किसी सेल में डालते हैं, लेकिन एनिमल सेल में। अब देखो एक छोटे से पिपेट से हम एक छोटा सा डीएनए, जिसको एलियन डीएनए कह रहे हैं, उसको हम सेल के अंदर डाल दे रहे हैं, लेकिन कौन से सेल में? एनिमल सेल में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब दोनों मेथड से आप एलियन डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हो। ये क्लियर है गाइस? होना भी चाहिए। ऐसा क्या है क्वेश्चन में जो आपको नहीं समझ में आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले आप जान लो, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। सीजर मतलब कैंची, और कैंची क्या करता है? काटता है। लेकिन किसको काटेगा? तो ऑब्वियसली है कि ये आपको लंबा सा नजर आ रहा और आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हो, दिस वन इज अ डीएनए। डीएनए को जो कट करता है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, और ये एक एंजाइम्स है। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। क्लियर है गाइस? अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 4 क्वेश्चन के बाद ये 5 क्वेश्चन देख रहे हो कितना तेजी में सॉल्व हो रहा है। क्यों तेजी में सॉल्व हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी इन सारे का एक्सप्लेनेशन आपके पास मौजूद है, जो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एम्प्लीसिलिन रेसिस्टेंस जीन इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपिंग रेसिस्टेंस। ऑब्वियसली एंटीबायोटिक। इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भैया एम्प्लीसिलिन जीन रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपिंग रेसिस्टेंसेस। मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? प्लाज्मिड। और एक प्लाज्मिड आपको पढ़ना है जिसका नाम है PBr 322। सही है? अब इस प्लाज्मिड को हम देख ही लेते हैं सबसे पहले कि ये प्लाज्मिड होता क्या है। यहां से यहां तक देख लो, ये एम्प्लीसिलिन है।
कौन सा प्लाज्मिड? पीवीआर 322। ऑप्टेन कहां से किया जाएगा ये भी मैं फिर से बता देता हूं, इको R1 नाम के बैक्टीरिया से ऑप्टेन किया जाएगा ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का खोज इसलिए नहीं हुआ था कि हम अपने जीन को भेज सके, हाँ हमने बाद में उसका यूज ये करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में जो हमारा मोटो था कि भैया ये प्लाज्मिड किसमें होता है, तो उस बैक्टीरिया में होता है जो बैक्टीरिया अपने अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप्ड कर लेता है, सही है। और ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में आप देख रहे हो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है, मतलब ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगा वो बैक्टीरिया ना ही एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से मरेगा ना ही टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से मरेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों का इसने क्या कर दिया है, रेसिस्टिविटी डेवलप कर ली है। तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा है, एम्पिसिलिन जीन इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपिंग रेसिस्टेंस इन, किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप करेगा? ऑब्वियसली एंटीबायोटिक। क्लियर? चलो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, लेकिन 5 मार्क्स भी काफी वेटेज होता है, लेकिन आपको सॉल्व करने में कितना कम समय लगा। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन 2018 का, और 2018 का क्वेश्चन क्या कह रहा कि 4 ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, बट ऑब्जेक्टिव आप ट्राई कर लो कैसे, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके वो 5 या 4 जो भी ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लो। क्लियर गाइस? चलो टिक 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 टिक, कहानी खत्म, मतलब वीडियो को पॉज से हटाओ। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो चलो मिलाते हैं, और मिलाना क्या आपको, तो आंसर बिल्कुल सही होगा। आई होप सो कि आप वीडियो 1 और 2 देख चुके हो, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है इसका आंसर? द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर। अब ये बताओ कि जो डीएनए का कौन से पोर्शन को रिकॉग्नाइज करता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज? तो सर हमको पता है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मैं जानता था आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, वो कैसे, ध्यान देना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जिसको आगे से भी पढ़ा जाए तो वही होगा, पीछे से भी पढ़ा जाए तो वही होगा। मतलब आप यहां से ऐसे पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, GAATTC, और ऐसे पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, GAATTC। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो डीएनए में जहां भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा उसी को कट करेगा कौन, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। और देखो ये जैसे कट कर करके इसको अलग कर दिया। क्लियर? चलो थोड़ा फिगरेटिव वे में भी समझना है आपने को, ताकि ये ज्यादा क्लियर हो जाए। सही है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज किसको कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहां होगा, डीएनए में होगा। चलेगा? चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहता है GATTC इज रिकॉग्नाइजेशन साइट विच ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। आई होप सो ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही होगा। आपको मैंने कहा था ना याद रखने के लिए, इको R1 का रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या था, GATTC, और हम लोगों ने इसको कैसे याद किया था, JA²T²C। क्लियर? चलो इको R1 इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये तो आपको पहले से याद है, और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में आ रहा। सोचो अगर 2018 में अगर किसी बंदे ने इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया होगा तो 2022 में वही क्वेश्चन जाके रिपीट करेगा, सेम क्वेश्चन ढंग से मारेगा, आगे बढ़ जाएगा। आप लोग भी ऐसे करने जा रहे हो 2023 में। बाकी आगे मैं देखता हूं 2018 का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मॉलिक्यूलर टेक्निक इन विच द मल्टीपल कॉपी ऑफ द डिजायर्ड जीन इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो कॉल्ड। बोलिए क्या है जवाब? तो आपको पता ही है कि वो मॉलिक्यूलर टेक्निक का नाम बताइए जिसमें मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बॉडी से बाहर। तो सर हमको पता क्या पता है, PCR। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा, कुछ नया मिले तब तो कुछ नया बताएं। क्वेश्चन क्या है यहां पर, लगभग क्वेश्चन रिपीटेड है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी आपका सही हुआ कि नहीं, कि आप 4 आउट ऑफ 4 लाते हो या नहीं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल टू रिलीज डीएनए एंड द बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। आपसे सवाल क्या पूछ रहा कि इनमें से कौन सा एंजाइम्स यूज करेंगे जो ब्रेक कर सकता है किसके, बैक्टीरियल सेल वॉल को। ठीक है, और ये बैक्टीरियल सेल वॉल को कौन रिलीज करेगा, लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिन एंड कोलेजन। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम तो मुझे भी आंख में कई दिन से हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। डॉक्टर ने लाइट में आने के लिए मना किया था, ज्यादा लाइट आंख में नहीं पड़नी चाहिए, तो थोड़ा काला चश्मा लगा करके भी घूम रहे थे, कुछ गाना भी गा रहे थे, काला चश्मा जज्दा हुए। बट ये गाना मैं नहीं सुनाने जा रहा हूं, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। क्या कि जब आंख से आंसू निकलता है, जैसे ये रो रहा, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे ऑब्वियसली, इसलिए रो रहा। लेकिन ये रोने का कंडीशन, आंख से जो टीयर निकलता है वो टीयर के अंदर एक एंजाइम्स होते हैं जिसको कहते हैं लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम, ये एंजाइम्स बैक्टीरिया को किल कर देता है। कैसे? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसको डिस्ट्रॉयड कर देता है। क्लियर? तो खैर, अब यहां पर आगे जो मैं बात कर रहा हूं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल डिस्ट्रॉयड किस एंजाइम से होता है, तो लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम हमारे टीयर्स में पाया जाता है, हमारे स्लाइवा में पाया जाता है। स्लाइवा तो नहीं दिखा सकते हैं, टीयर से ही समझ लेना। जवाब क्या है? लाइसोजाइम। बहुत सारे हमारे एंटीबायोटिक है जो लाइसोजाइम की तरह काम करता है। मतलब आप एंटीबायोटिक खाए बैक्टीरिया का, वो उसने सेल वॉल डिस्ट्रॉयड कर दिया, बैक्टीरिया मर गया। और ऐसा एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में निकल रहा, हमारे टीयर्स में, हमारे स्लाइवा में, जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है? किल कर देता है। सही है। चलो, क्वेश्चन ये 4 तक कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है वो थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन, हाउ इट्स हेल्पफुल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जब आप किसी जीन को या उससे प्रोडक्ट चाहते हो तो उसको आपको सेल में भेजना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि 3 सेल है आपके पास, बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल। अगर बैक्टीरियल सेल है तो आप सहारा लेते हो वेक्टर का, जैसे प्लाज्मिड का सहारा लेते, प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन कर दिए थे और डाल दिए थे बैक्टीरियल सेल में। लेकिन एक पीस ऑफ डीएनए जो एलियन डीएनए है, अगर आपको प्लांट सेल में डालना है तब आप वहां पर यूज करते हो माइक्रोपिपेट का। माइक्रोपिपेट मतलब एक तरह से समझ लीजिए सिरिंज है, लेकिन सिरिंज क्या होता है? उसमें भरा रहता है और पूरा डाल दिया जाता है। पोजीशन और भी है डालने का, तो उसको डाल दिया जाता है कहां? हमारे बॉडी के अंदर। ये तो पूरे बॉडी के अंदर डाला गया ना, यहां पे क्या करना होगा? एक सेल के अंदर डालना। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं माइक्रोपिपेट का। एनिमल सेल में अगर किसी एलियन जीन को डालना है तो हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोपिपेट का। और ये डायरेक्ट मेथड है, किसी वेक्टर वगैरह का सहारा नहीं लेते हैं यहां पे। ठीक है, बात समझिएगा। इतना सा लाइन आपने लिख दिया ना। माइक्रो इंजेक्शन, अब माइक्रो इंजेक्शन में क्या कहता है कि माइक्रो इंजेक्शन में इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेजिन जीन, जो भी एलियन जीन कहो या फॉरेजिन जीन कहो, बात बराबर है। ठीक है, एलियन जीन भी कह सकते हैं इसको और फॉरेजिन जीन भी कहते हैं। एलियन जीन, ठीक है, इनटू एनिमल सेल यूजिंग माइक्रोपिपेट और ग्लास निडल्स। ठीक है, इन दिस मेथड द डीएनए सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली inside the cell using capillary glass micropipette। बहुत पतला सा नीडल होगा। This technique is very helpful in recombinant DNA technology for the insertion of foreign gene in an animal or plant cell for their desired product। Mostly plant cell में बहुत कम करते हैं, mostly किसमें करते हैं? एनिमल सेल में यूज करते हैं। किसका? माइक्रो इंजेक्शन का। क्लियर? लेकिन प्लांट सेल में, उस प्लांट सेल में यूज करेंगे जब उसका सेल वॉल हम रिमूव कर दिया करेंगे, तब ऐसा करेंगे। क्लियर? चलो, करना क्या गाइस? करना यही है कि अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है लिखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5th के बाद ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, What is its significant in genetic engineering? आपसे सवाल पूछ रहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया, बट इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, यहाँ 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूं कि कहां तक आप लिखोगे। क्लियर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। अभी आपने कहा भी था कि मॉलिक्यूलर सीजर करते हैं क्योंकि ये डीएनए को कट करता है, बिकॉज इट कैन कट डीएनए। कहां से डीएनए को कट करेगा? एट स्पेसिफिक पॉइंट, और उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सही है, कोई नया चीज नहीं है। अगला क्या कहता है? इट कैन बी यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इन सच अ वे दैट दे कम टू possess a short single stranded free end। The example of restriction endonuclease EcoR1 जो इकोलाई से लेते हैं, रिकॉग्नाइज द बेस सीक्वेंस GAA TTC या फिर CTTAAG जो इस दोनों का जुड़ा होगा। डीएनए डुप्लीकेट्स एंड क्लेव इट्स स्टैंडर्ड बिटवीन गुआनिन एंड एडेनिन। इन द सेंस मैंने एक एग्जांपल डाल दिया और थोड़ा सा डिफिनीशन लिखा। किसका? सिंपल आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। मैंने क्या कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो एक एंजाइम्स है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए को कट करता है। जहां पे डीएनए को कट करता है वो स्पेसिफिक पॉइंट है और उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे इकोआर1 नाम का एक एंजाइम्स है जो आपको मिलता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई। इस इकोलाई बैक्टीरिया से ये एंजाइम्स मिलता है, लेकिन इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है वो स्पेसिफिक है और वो है GAATTC। तो GAATTC का जो पैरेलल डायरेक्शन में बनेगा वो जस्ट अपोजिट बनेगा।
तो ऐसे पढ़ो या वैसे पढ़ो, बात बराबर होगा, जिसको बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इसी से ये डीएनए को क्या करता है, कट करता है, जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है कि दो सीक्वेंस बनता है, एक अपोजिट, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा। कब? जब आप किसी वेक्टर के थ्रू, जैसे प्लाज्मिड के थ्रू आप अपने एलियन डीएनए को किसी सेल में भेजना चाह रहे हो, तो ये काफी हेल्पफुल होगा। कौन? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे गाइस। और अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं 2017 में। ये हो गया। चलो 2018 का सारा क्वेश्चन सॉल्व। अगला कौन बचा? 2017। ये क्या? यहां पर तो नील है, मतलब 2017 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे गाइस। पीछे अगर मैं चलता हूं 2017-16, तो ऐसे केस में इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन 2017 के बाद से जो इसका रेशियो बढ़ा है क्वेश्चन पूछने का, खासकर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का, वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। क्लियर? वो तो आपने देखा ही था इससे पहले वाले वीडियोस में। तो गाइस आज के लिए क्या है, थैंक यू एंड बाय।